सब कुछ लूंगी, तेरे से 70,000 रुपये महीना भी लूंगी, अपने वकील का खर्च, मेरे वकील का खर्चा भी तू देगा, तुम सबको जेल भी भिजवाऊंगी, तेरे माँ बाप को भी, तेरी बहन को भी, सबको जेल भिजवाऊंगी। शादी जो कभी सबसे पवित्र रिश्ता मानी जाती थी, आज वही क्यों डरावनी लगने लगी है? क्यों आजकल के नौजवान कहते हैं भाई एक जन ही भारी पड़ रहा है, 7 जन्मों का बोझ कौन उठाए? क्यों 4 में से एक लड़का साफ कह रहा है शादी नहीं करनी? क्या ये सिर्फ एक फैशन है या फिर ये किसी बड़े सोशल बदलाव का इशारा है? क्या शादी सच में उतनी मुश्किल हो गई है या सोशल मीडिया ने इसे और डरावना बना दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शादी इतनी खराब चीज़ है तो आज भी लोग क्यों करते हैं? और अगर ये इतनी ज़रूरी है तो इतने लोग इससे भाग क्यों रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो के खत्म होते होते आपके मन में शादी को लेकर नज़रिया ही बदल जाए। बेगूसराय में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगते ही एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। कहते 20 लाख दो, अपनी बेटी ले जाओ और फैसला कर लो। Woman in Karnataka married 7 husbands to get alimony from 6 husbands. आपने अपना पेट फाड़ के एक बच्चा नहीं पैदा किया है, मेरा मुंह कटे है। दगाबाज बीवी का सुपारी बाज। जानकारी के मुताबिक मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। Family and Health Survey have surged by 35% over the past 5 years. कोर्ट कहती है एज अ मैन आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी बीवी को मेंटेनेंस दें। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। नमस्कार दोस्तों, पहले के टाइम में शादी सबसे पवित्र बंधन माना जाता था। शादी कर लो बस जीवन सफल। अक्सर अपने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा शादी 7 जन्मों का बंधन है। लेकिन आजकल के नौजवान कहते हैं भाई अभी तो एक ही जन्म भारी पड़ रहा है। हाल ये है कि लोग शादी के नाम से पसीना पसीना हो जाते हैं। भाई शादी नहीं करनी है, शादी इज नॉट द ओनली वे। अब लड़का लड़की अपने पेरेंट्स से बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अभी शादी का नाम मत लो। जबकि पहले लोग 18-19 साल की उम्र में भी 2000 रुपये की कमाई में शादी कर लेते थे। 2022 की एक स्टडी बताती है लगभग 23% यंग लोग कहते हैं उन्हें शादी नहीं करनी। पहले ये सिर्फ 17% थी और बस 10 साल में ये बढ़ गया। कारण साफ है, लोग अपनी शादी से खुश नहीं हैं, डिवोर्स बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और अपने आसपास देखते हैं कि शादी में लोग दुखी हैं तो सोचते हैं मैं क्यों फंसूं या मेरी शादी कर लेने में आपका क्या फायदा है। असल में लोग अब समझ रहे हैं कि खुश नहीं रहेंगे तो शादी करने का फायदा ही क्या। दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर कुछ खास किस्से ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिनसे ये डर फैलाया जा रहा है कि अब मर्द सेफ नहीं है। खासकर आजकल के टीनेजर्स या 20s के लड़कों से अगर आप शादी के बारे में पूछो तो ज़्यादातर यही कहेंगे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं, एलिमनी देने से अच्छा है सिंगल रहो। अभी कोर्ट केस चल रहा है टू गेट द एलिमनी फ्रॉम द 7th हस्बैंड। वाह क्या बिजनेस मॉडल है। सच है कि हाल में कुछ केस ऐसे आए हैं जिनसे लगता है कि कहीं लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लड़के को फंसा ना दे। ऐसे भी केस हैं जहां शादी के बाद पत्नी धोखा देती है लेकिन झेलना पति को पड़ता है। कोर्ट के चक्कर, केस और कभी कभी पूरी फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस। कई बार लड़के को भारी एलिमनी भी देनी पड़ती है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स हो जाता है और फिर डिवोर्स तो चलो डिवोर्स हो गया, वो आधे पैसे भी लेके चली जाती है। ये सब हकीकत है, पर एक और हकीकत ये भी है कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और ऐसे केस गिनती के हैं। बस डेटा देखें तो शादीशुदा जिंदगी में ज़्यादातर दिक्कतें और हिंसा का शिकार महिलाएं होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 80% महिलाएं जिन्हें अपने पति से हिंसा झेली उन्होंने कभी रिपोर्ट तक नहीं की। सिर्फ 11% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने किसी से हेल्प मांगी। इसलिए सही तस्वीर देखें तो शादी से जुड़ी परेशानियों में आज भी महिलाएं ज़्यादा विक्टिम होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल ऐसा बनाया गया है कि जैसे अब लड़कियों से दूरी बनाना ही समझदारी है। जब सालों तक महिलाएं इस सिस्टम की शिकार बनती रहीं तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब जब कुछ केस में पुरुष विक्टिम बने तो पूरा सोशल मीडिया महिलाओं को विलन दिखाने में लग गया। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसे अपराध छोटे हैं, बिल्कुल नहीं। जिन लड़कियों ने झूठे केस लगाए या किसी को फंसाया उन्हें भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
किसी को भी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वो महिला है। घर जाती है कुछ बहाना मार के कि मैं कुछ दिन में आती हूँ, ओके। और उसके बाद सीधा डालती है केस, और केस में भाई FIR करवाती है, डाउरी हरासमेंट की, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। आज भी शादियों में औरतों को मर्दों से ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, ये सच्चाई है। हम चाहे जितना भी औरतों को गलत ठहराने की कोशिश करें, हकीकत ये है कि शादीशुदा जिंदगी में ज़्यादातर दर्द और घरेलू हिंसा का सामना औरतों को ही करना पड़ता है। समझा रहा है लेकिन पत्नी नहीं मान रही है, फिर दो लगेंगे जब आएगी इसकी समझ में, दो लगने के बाद वो सेट हो जाएगी। हाँ, ये भी सही है कि अब कुछ मामलों में मर्दों के साथ भी बुरा हो रहा है, उन पर भी हिंसा या झूठे केस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर औरत गोल्ड डिगर या चीटर है। जैसे हर मर्द बुरा नहीं होता, वैसे ही हर औरत लालची और बेवफा नहीं होती। इस पूरे मुद्दे को समझदारी और संतुलन से देखने की ज़रूरत है, बिना किसी एक पक्ष को पूरी तरह से दोषी ठहराए। हजारों वर्ष पहले जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती चरण में थी, तब पुरुष शिकार पर जाया करते थे। बाद में पुरुष शिकार की जगह व्यापार के लिए घर से बाहर जाने लगे, और फिर आधुनिक युग आते आते पुरुष नौकरियों के लिए घर और परिवार से दूर रहने लगे। महिलाएं हमेशा से घर परिवार संभालती थी। 19वीं सदी के आखिर में महिलाओं ने फ्रीलांस के तौर पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले ज़्यादातर देशों में महिलाओं को बाहर नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार भी हासिल नहीं थे। यहाँ तक कि वोट देने का भी अधिकार महिलाओं को नहीं था। आज भी बहुत सारे रूढ़िवादी लोग मानते हैं कि परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों के कंधे पर ही होती है। तो इसको पैसा कमा के पैसे को ठूसेगी, जब आदमी कमा रहा है, खा रहा है, खिला रहा है, तो क्या जरूरत है वो नौकरी करे। और जब पुरुष ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके पास एक ही विकल्प होता है कि वे शादी ना करें। हालांकि इसके पीछे सिर्फ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे वेस्टर्न कल्चर का भी असर है। लिव इन, कैजुअल रिलेशनशिप, हुकअप कल्चर, ये सब अब इंडिया में आम होते जा रहा है। असल में ज़्यादातर भारतीय माता पिता अभी तक वक्त के साथ नहीं चल पाए हैं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। अब डेटिंग आम बात है, लोग शादी से पहले एक दूसरे को समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें अब भी गलत मानी जाती है। फिर होता क्या है, शादी के बाद घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में पति पत्नी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके जीने का तरीका सब अलग होता है। इसी वजह से आधे से ज़्यादा तलाक के मामले इसी अनमेल सोच और स्वभाव के कारण होते हैं। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, राइट, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो अकेले बैठे बैठे तो आप अपने दिमाग में तो पागल हो जाओगे। राइट सर। असल में आप अगर कुछ बड़े केसेस को ध्यान से देखें तो ज़्यादातर में वजह यही दिखेगी। जैसे सोनम रघुवंशी वाला मामला ही ले लो। राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से कहा था सोनम उसे पसंद नहीं करती। शादी की वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच दूरी थी, कोई लगाव नहीं था। सोनम ने अपने घर पर भी अपनी माँ से कहा था अगर मेरी शादी कराई गई तो बहुत बुरा होगा, फिर भी उसकी जबरन शादी करा दी गई। अब सोचिए, अगर उस लड़की में इतना हौसला था कि वो किसी को ख़त्म कर सकती है, तो क्या थोड़ा साहस नहीं दिखा सकती थी कि अपने घर वालों से कहे मुझे शादी नहीं करनी। ऐसी हज़ारों शादियाँ हर साल होती है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों की मर्जी पूछे बिना ही उसकी शादी तय कर देते हैं, और बाद में जब रिश्ता नहीं चलता तो सब कहते हैं किस्मत ही खराब थी, जबकि गलती पारिवारिक सिस्टम की होती है। भारत का पारिवारिक सिस्टम, खासकर अरेंज मैरिज वाला सिस्टम, अब काफ़ी टॉक्सिक हो गया है। अगर लड़का थोड़ा बिगड़ गया तो कहते हैं शादी करा दो, सुधर जाएगा। इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। अगर लड़की का किसी से अफेयर रहा तो घर वाले तुरंत कहते हैं जल्दी शादी करा दो वरना कहीं भाग ना जाए, समाज क्या कहेगा। मुझे समझ नहीं आता कि माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा समाज की इज्जत और लोगों की राय की इतनी चिंता क्यों रहती है। भारत में आज भी ज़्यादातर शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती है। अब इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये शादियाँ करवाई जाती है वही सबसे बड़ी दिक्कत है। कई माता पिता बस यही सोचते हैं कि किसी तरह बेटा या बेटी की शादी हो जाए, घर बस जाए। इसी चक्कर में वो लड़के या लड़की से बिना पूछे रिश्ता कहीं भी तय कर देते हैं। हमारे यहाँ अरेंज मैरिज इतनी बेकार वजहों से होती है कि समझाना मुश्किल है। माँ बाप सोचते हैं अब रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले बच्चों की शादी कर दो। दादी का वक्त करीब है, बच्चों की शादी देख लेगी।
पोते का मुंह देख लेगी तो अच्छा रहेगा। अगर घर में 3-4 बच्चे हैं तो कहते हैं सबकी शादी टाइम पर करनी है तो बड़े वाले की शादी पहले कर दो। मतलब जितनी भी अजीब और वाहियात वजह आप सोच सकते हैं उन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ रिश्ते करवाए जाते हैं। अब जब शादी ऐसे ही कारणों से होगी तो दिक्कतें क्यों नहीं आएंगी? लड़का लड़की एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे या नहीं ये कोई नहीं सोचता। बस ये देखा जाता है कि सामने वाले के घर में कितना पैसा है, दहेज में क्या मिलेगा। फिर ऐसे में झगड़े क्यों नहीं होंगे, तलाक क्यों नहीं होंगे, धोखा क्यों नहीं होगा। रिलेशनशिप था बट क्योंकि लड़का स्ट्रगलिंग था तो जब शादी की बात आई तो लड़की ने शादी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेबल वाले लड़के से करी और लड़की के पेरेंट्स का भी यही बोलना था कि यार प्यार व्यार तो फिर हो जाएगा। 2020 में एक सर्वे भारत में हुआ जिसमें 26 से 40 साल के करीब 42% लड़के लड़कियां बोले न शादी करनी है न बच्चे पालने हैं, हमें तो बस सिंगल लाइफ ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब लोग शादी क्यों नहीं करना चाहते? सबसे बड़ा कारण है पैसा। देश में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही। बच्चे जो आपके घर पर आकर जोमेटो या स्विगी या इस किस्म की चीज़ों के सामान का आप तक पहुंचा रहे होते हैं, एक बार रोक कर पूछिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपको हैरानी होगी। बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक या एमबीए जैसी डिग्री भी नौकरी की गारंटी नहीं देता। घर खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है और किराया तो आसमान छू रहा है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से करियर में अनिश्चितता और बढ़ गई है। ऐसे अनिश्चित समय में शादी करना बहुत बड़ा बोझ लगता है। सोचिए एक लड़का 23 से 24 साल की उम्र में कॉलेज खत्म करके निकला है, उसके सिर पर पढ़ाई का लोन है, नौकरी का कोई पक्का रास्ता नहीं है, पापा रिटायर होने वाले हैं, घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। शादी के बाद बच्चा हुआ तो उसके खर्चे अलग। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा कराने जाओ तो 3 से 4 लाख उड़ जाते हैं। स्कूल भेजो तो नर्सरी में ही 1.5 लाख फीस। बच्चा बोलेगा पापा खिलौना लाओ, पापा बोलेगा पहले बेटा घर की EMI भरने दो। घर, बिजली, ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक चीज़ों के दाम पिछले 10 सालों में 60 से 70% तक बढ़ गए। बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि सिर्फ 12 तक पढ़ाने में ही करीब 30 लाख का खर्च आता है। ऊपर से यंगस्टर सोशल मीडिया खोलता है तो हर जगह कोई ना कोई केस या खबर मिल जाती है। कुछ इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पढ़ता है लड़कियों से दूर रहो, कोई लॉयल नहीं है। अगर शादी में कोई दिक्कत आ जाए तो तलाक का डर। इंडिया में तलाक लेना आसान नहीं, सालों साल कोर्ट के चक्कर काटो। ऊपर से मर्दों के केस में तो अलग ही टेंशन। 498A का डर, एलिमनी का खर्चा। कई मर्द सोचते हैं शादी के जगह लाइफ इंश्योरेंस ही करा लेते हैं। यही वजह है आजकल के लड़के लड़कियां कह रहे हैं पहले कैरियर बनाते हैं फिर देखेंगे शादी। मतलब शादी अब ड्रीम नहीं, डरावना सपना बन गई है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, आजकल लोग अपने कैरियर और सपनों को भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। मतलब शादी और बच्चे बाद में, पहले घूमना फिरना, स्टार्टअप खोलना जरूरी मानने लगे। लेकिन भाई अगर तूने लाइफ में कुछ उखाड़ के बैठा है ना, तो कोई इंसान छोड़ के जाता है ना, तो तुम पता है उसको क्या बोलोगे? जा, तू जा। करियर में आगे बढ़ने की चाह और आर्थिक मजबूरियों के अलावा रिश्तों में आने वाली खटास भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। रिश्तों की हालत भी देख लो। NCRB कहता है कि 40% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से होती हैं। यानी प्यार में पड़ा तो मरा वाला हाल हो गया है। शादीशुदा लोग कई बार खुश नहीं होते लेकिन तलाक भी नहीं ले पाते। डर लगता है समाज क्या कहेगा। तो नतीजा ना पूरी तरह खुश ना पूरी तरह आजाद। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। 1970 से लेकर 2020 तक मर्दों ने सुसाइड रेट बहुत तेजी से बढ़ा। यहाँ तक कि 2022 में जब सरकार ने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की तो उसमें आने वाले 70% कॉल सिर्फ मर्दों की थी। मतलब साफ है, फैमिली, पैसे और जिम्मेदारियों का दबाव मर्दों पर बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा कारण हमारा कानून और सोशल सिस्टम भी है। उदाहरण के लिए अगर शादी टूटती है तो कोर्ट ने ये नियम बना दिया है कि पति को कम से कम अपनी सैलरी का 25% पत्नी को देना होगा। इस कदर गंदे कानून बन गए, जरा सा अगर तू भी कह दी घर वाले को तो लोग जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। कई बार तो ये अमाउंट लाखों में पहुँच जाता है। इसके अलावा फर्जी केस का भी डर रहता है। NCRB के हिसाब से पिछले 2 साल में दहेज मामलों में 25% का इजाफा हुआ है और इनमें से लगभग 10% केस झूठे या गढ़े हुए निकलते हैं। ऐसे में कई लड़के और उनकी फैमिली सालों तक कोर्ट कचहरी और जेल की मार झेलते रहते हैं।
एक केस में तो लड़के की माँ जो स्कूल में टीचर थी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और पेंशन भी नहीं मिली। बाद में पता चला कि केस छोटा था। ऐसे कई उदाहरणों ने मर्दों के अंदर शादी को लेकर डर और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। प्रोफेसर को, किसी टीचर को, किसी कोलीग को झूठे रेप केस में, झूठे डाउरी केस में, झूठे मॉलेस्टेशन केस में फंसा लिया गया। ब्रेकअप हो गया तो लड़की पुलिस थाने पहुंच गई। डेटिंग एप्स पे स्कैम्स हो रहे हैं। अब आते हैं शादी के सबसे बड़े साइड इफेक्ट पर, द वेडिंग इंडस्ट्री। भारत में शादी सिर्फ एक परिवार का इमोशनल बंधन नहीं है, ये एक लाखों अरबों रुपए का बिजनेस बन चुका है। कपड़े, ज्वेलरी, वेन्यू, डेकोरेशन, फिल्मी स्टाइल डांस, ये सब मिलकर शादी को एक फेस्टिवल बना देते हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा रहता है कर्ज का पहाड़। कई मिडिल क्लास परिवार बेटी की शादी में इतना खर्चा कर देते हैं कि सालों साल उधार चुकाते रहते हैं। यानी शादी अब प्यार से ज़्यादा एक स्टेटस शो बन गई है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, जब ये शादी नहीं चलती तो क्या होता है? तलाक। फिर यहीं से शुरू होती है नई मुसीबत। कोर्ट, पुलिस और लॉयर्स की लंबी लड़ाई, एक केस, कई साल और लाखों रुपए खर्च। कई बार फर्जी केस लग जाते हैं, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट, और पूरा परिवार सालों तक बदनामी झेलता है। कुछ मामले में तो सजा इतनी भारी होती है कि पति की आधी से ज़्यादा कमाई मेंटेनेंस और सेटलमेंट में चली जाती है। अब सोचिए, जब युवाओं के सामने ये तस्वीर आती है तो क्या वो शादी को लेकर उत्साहित होंगे या फिर डरेंगे कि उनकी जिंदगी कहीं कोर्ट रूम ड्रामा में तो नहीं बदल जाएगी? नष्ट किया है और उसको एक बच्चा पैदा करके उसकी लाइफ को बर्बाद किया। मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई भाई, तुम दूसरी शादी कर लोगे। क्यों? तुम्हारी ब्रेक नहीं हुई है। यही कारण है कि आजकल की लड़कियों पे ज़्यादा धोखा देने का टैग लगा दिया गया है। लेकिन ये भी एक बड़ा भ्रम है। ये सारे केसेस पहले के ज़माने में भी होते थे। फर्क बस इतना था कि इंटरनेट आज के जितना सस्ता और तेज नहीं था, इसलिए चीज़ें सामने नहीं आती थी। अगर आपने कभी अखबार पढ़ा होगा तो जानते ही होंगे कि ऐसे केस पहले भी होते थे। ये कोई नई बात नहीं है। अब इंटरनेट आने के बाद न्यूज़ वालों को समझ आ गया कि ऐसे मामलों से टीआरपी मिलती है। एक केस वायरल होता है तो उसी तरह के 10 और केस ढूंढने लगते हैं। ऊपर से अब इंटरनेट सस्ता है और सोशल मीडिया पर अगर इस तरह के कंटेंट डाल दो तो ढेर सारे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग सिर्फ इंगेजमेंट के चक्कर में शादी के खिलाफ बातें करने लगे हैं। और औरतों से नफरत इतनी फैला दी गई है कि हद ही हो गई है। जो लड़के खुद दिन भर फ्लर्ट करते हैं वही कहते हैं लड़कियों को तो शादी से पहले बिल्कुल साफ सुथरी और वर्जिन होनी चाहिए। जो लोग हर लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, सोचो अगर कोई उनकी बहन के बारे में ऐसा कहे तो उन्हें कैसा लगेगा। इसलिए औरतों को एक ही रंग में देखना सही नहीं है। हाँ, ये भी सच है कि कुछ औरतें इस बात का गलत फायदा उठाती हैं। वो वुमेन कार्ड खेलती हैं और कानून की कमजोरियों का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करती हैं। There is no child. Her career has only flourished after marriage with Yuzvedna Chahal. So why 5 crores of alimony? ऐसी औरतों की आलोचना जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें वैसी हैं। अगर तुम हर औरत को एक जैसा समझते हो तो याद रखो, इसमें तुम्हारी अपनी बहन, कजन या माँ भी आ सकती है। क्या उनके बारे में ऐसा सोचना तुम्हें अच्छा लगेगा? तीसरा बड़ा कारण जो इंडियन लड़कों को शादी से दूर करता है और शादी के बाद भी परेशानियां पैदा करता है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यानी अवास्तविक उम्मीद, जैसे किसी से बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा चीज़ें उम्मीद करना, जैसे रातों रात बहुत बड़ा अमीर बनना या बिना मेहनत किए परीक्षा में टॉप करने की चाहत रखने के जैसा। गाड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW, लंबा रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए। ज़्यादातर इंडियन लड़के ये ठीक से नहीं बता पाते कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए या पार्टनर कैसा हो। अक्सर उनके मन में पैट्रिकल सोच से भरी उम्मीदें होती हैं। इस सोच के हिसाब से मर्द को कमाना है, टफ रहना है, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है और औरत को घर संभालना है, सबकी सुनना है और ज़्यादा बोलने या फैसले लेने की कोशिश नहीं करना है। जो नारी घर से बाहर निकल गई, 2 पैसे कमाने लगी, उस घर की तो बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी है। ऐसी थिंकिंग रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होते। मर्द पर बोझ बढ़ता है और औरतों की आज़ादी छिन जाती है। इसके कारण झगड़े, तनाव और मानसिक तकलीफ होती है।
बहुत सारे लड़के सोचते हैं मेरी पत्नी मेरे कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, घर का सारा काम करेगी, पेरेंट्स का ध्यान रखेगी। आपने भी अपने घर या दोस्तों में ऐसे उदाहरण देखे होंगे। शादी की बात होने पर यही उम्मीदें लड़कों और उनके माता पिता दोनों की तरफ से होती है। यही एक बड़ा कारण है कि अरेंज मैरिज में शादी से पहले ये सोच और उम्मीदें सामने नहीं आती। शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों मिलते हैं तो उनको बड़ा सरप्राइज मिलता है। आज के डेट में ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ बराबर जिम्मेदारी शेयर करें या शादी से पहले इन उम्मीदों पर खुलकर चर्चा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी ऐसा नहीं होता। मैं भी नौकरी पे जाऊंगी, क्यों जाओगी भाई? जब मैं माना कर रहा हूँ आपको, नहीं मानती, इसी बात पे झगड़े हो जाते और ये झगड़े कहाँ तक पहुँचते? तलाक तलाक तलाक। कभी अरेंज मैरिज समाज की रीत मानी जाती थी। घर वाले देखते थे, रिश्ता तय होता था और शादी जिंदगी भर निभाई जाती थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अरेंज्ड मैरिज अब भी मौजूद है, लेकिन उसका क्रेज लगातार गिर रहा है, क्योंकि अब युवा कहते हैं हम अपना पार्टनर खुद चुनेंगे। अरेंज मैरिज का सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन इसमें शादी फिक्स करने से पहले कम से कम 6 महीने डेट बहुत जरूरी है। डेट का मतलब है लड़की से मिलो, बात करो, उसकी पर्सनैलिटी समझो, उसकी आदतें देखो कि आपकी सोच और उसकी सोच मेल खाती है या नहीं। उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करो। इतना समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ 1-2 बार मिलकर किसी को पूरी तरह जानना मुश्किल है। 1-2 मीटिंग में कोई अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता है क्या? डैड ने न्यूज़पेपर मैट्रिमोनियल से मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। वो कहते हैं एक बार मिलो और डिसाइड करो, लेकिन एक मीटिंग में उसे कैसे जज करूं? वो तो अच्छा ही बिहेव करेगा ना। अरेंज मैरिज में यही दिक्कत है। लड़के और लड़की को सिर्फ एक बार मिलवाया जाता है, बात खत्म। फैमिली अपने हिसाब से डिस्कशन कर लेती है और शादी फिक्स हो जाती है। सोचिए, पहली मीटिंग में कौन अपने पास्ट के बारे में बताएगा या कौन अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाएगा? लड़की पर इतना प्रेशर होता है कि वो खुलकर नहीं कह सकती कि उसे कोई और पसंद है। इसलिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगने लगे आप सामने वाले इंसान को कम से कम 50 से 60% समझ चुके हैं, तभी फैसला लेना चाहिए कि शादी करनी है या नहीं। ये बात लड़के और लड़की दोनों पर अप्लाई होती है। कई बार मिलने के बाद आपको एहसास हो सकता है कि आपकी सोच और उसके सोच में मेल नहीं है। अगर लोग ऐसा करने लगे, यानी शादी से पहले पार्टनर को अच्छी तरह समझें, खुलकर बात करें और अनरियलिस्टिक उम्मीदें ना रखें, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तलाक के केस अपने आप कम हो जाएंगे। अगर किसी से शादी भी कर रहे हो तो ऐसे इंसान से करो जो थोड़ा रियलिस्टिक सा हो, प्रैक्टिकल सा हो। आखिर में बस यही बोलूँगा, सोशल मीडिया और असली दुनिया में बहुत फ़र्क है। अगर आप सिर्फ 5 से 10 केस देखकर सारी लड़कियों को ही टॉक्सिक समझने लगो, तो इस हिसाब से लड़के तो पूरी तरह ही मॉन्स्टर बन जाएंगे। शादी कोई मजबूरी या टाइम पास का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2 जिंदगियों का सबसे बड़ा पार्टनरशिप है। अगर सही सोच और सही इंसान के साथ की जाए तो ये डर नहीं, सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शादी से डरना नहीं चाहिए, बस सही इंसान और सही समझ के साथ करनी चाहिए। तब ये रिश्ता ज़िंदगी को मुश्किल नहीं, आसान बना देता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, शादी आपके लिए क्या है? एक जिम्मेदारी, एक मजबूरी या एक खूबसूरत साझेदारी? क्या आप शादी करेंगे क्योंकि समाज कहता है, या फिर तब करेंगे जब आपका दिल और दिमाग दोनों कहे? याद रखिए, सही इंसान और सही समझ के साथ की गई शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन बिना समझ के सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से की गई शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ भी बन सकती है। तो बताइए कमेंट्स में, आप शादी करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सवाल हर किसी के दिल में है। शादी सच में ज़रूरी है या अब बस एक ऑप्शनल रिश्ता रह गई है? धन्यवाद।